हे गाइस देन वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का कक्षा 360 में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर कम से कम समय में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस इन द क्लास 11th। आपने क्लास 11th में बहुत सपोर्ट किया, हमारे वन शॉट्स को आप बहुत आगे ले गए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से हमें बहुत प्यार मिला। आगे भी ऐसा प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारे वन शॉट्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का वन शॉट, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आएंगे कि भाई ये जो मैनेजमेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे हमारी डिटेल्ड वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो कम समय में ज्यादा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब कोई बाहर से नहीं आया। मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज को मैनेज करना। बट किसी भी चीज को मैनेज करना ही सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेज करने का मतलब होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर गोल। तो सबसे पहले आपको मैनेज क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर दो टर्म्स ऐसी होती हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके गोल अचीवमेंट के अंदर, तो आपका मैनेजमेंट पूरा नहीं होगा। और वो दो टर्म क्या है, और यहीं से ही आपकी एक केस स्टडी बनती है। कौन कौन से वर्ड हैं वो? एक है हमारा इफेक्टिव और दूसरा है हमारा एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है जी, पहले ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है, मैनेजर से कहा गया कि मैनेजर साहब आपको ये मार्कर बनाना है, यानी कि लोगों से बनवाना है। मैनेजर खुद तो करेंगे नहीं, वो लोगों से बनवाएंगे। तो उनसे कहा गया कि ये जो मार्कर है, आपको एक मार्कर 15 मिनट के अंदर बनाना है। और दूसरी बात, इस मार्कर को 15 मिनट के अंदर बनाने के साथ साथ ये जो मार्कर है, ये 15 रुपीज में तैयार हो जाना चाहिए। अगर वो अच्छा मैनेजर है, अगर वो बढ़िया मैनेजर है, उसका गोल है मार्कर बनाना, मार्कर 15 मिनट में एक मार्कर बनाना और 15 रुपए में बनाना, ये उसका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बताएगा। अब मैनेजर साहब ने क्या किया, मार्कर को बना दिया 10 मिनट में, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर ली, यानी कि 15 के बजाय 20 रुपए का उन्होंने मार्कर बनाया। तो अब आपके जो मैनेजर साहब हैं वो इफेक्टिव तो हैं, क्योंकि वो समय के अंदर काम कर ले रहे हैं, बट एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर लिया। सो इफ द मैनेजर इज गुड, देन ही शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एट द सेम टाइम। अगर आपको मैनेजर या मैनेजमेंट की बात करनी है, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक टाइम पर साथ में लेकर आइए। जो आपका समय है, जितना समय आपको दिया गया है, काम उतने समय में करना है। जितनी रिसोर्सेज बताई गई हैं, उतनी रिसोर्सेज के साथ काम को करना है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है जी। इसी के साथ आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है? सबसे पहले देखो, जो जो करेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी चीज की, तो मैक्सिमम उसकी डेफिनेशन में से ही आती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट हैव टू बी डन। क्या आपका गोल है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या गोल है? हमने बताया था कि हमारा क्या गोल है। हमारा गोल है भाई, एक मार्कर को हमें डिजाइन करना है, मार्कर को बनाना है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब ये थोड़ा सा देखेंगे कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। परवेसिव का मतलब, अगर मैं सब सीधा सिंपल कहूं, तो इसका मतलब होता है एवरीवेयर। देखो, शुरुआत करते हैं आपके घर से, वहां पर सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है, आपको समय से खाना मिलता है, तो ये आपकी मदर, आपके गार्जियन जो भी हैं, उनकी वजह से मिलता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल्स के अंदर नहीं है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज इन आवर लाइफ, मैनेजमेंट इज इन योर होम, मैनेजमेंट इज इन द ऑफिसेज। हर जगह पर मैनेजमेंट है। हम आपसे मिलते हैं, एक समय पर मिलते हैं, ये भी एक तरह का मैनेजमेंट है। आप स्कूल समय से जाते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है? मैनेजमेंट की तीन ऐसी चीजें हैं, अगर आपने उन तीन चीजों को मैनेज कर लिया, तो आप जो है
हर चीज पे कमांड रख सकते हैं, हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया, तो सबसे पहली बात इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट तीन मेन चीजों का होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो बताओ कि कौन लोग काम करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, लोग काम कौन करेंगे, कौन काम करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वो क्या काम करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ पीपल और वर्क तो बच्चों को समझ में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है जो काम करना है उसका प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है ये टी शर्ट बनानी है, टी शर्ट बनाने के लिए मुझे बहुत सारे केमिकल्स मिलाने पड़ेंगे, कलर मिलाना पड़ेगा, तो एक प्रोसेस होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया चाय बनानी है, भाई चाय बनाने का एक प्रोसेस है, भाई आपको बर्तन लेना है, पानी लेना है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब एक प्रोसेस में जाएगा। अब आपने सारा काम किया, गैस ऑन नहीं किया, प्रोसेस में अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आपका जो आउटपुट है वो डिजायरेबल आउटपुट नहीं आ पाता। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज वी हैव टू मैनेज थ्री थिंग्स मेनली, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है किसी के भी काम को करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब सीधा साधा एग्जांपल है, मैनेजमेंट को कंटिन्यूटी में क्यों कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस है। मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूटी में इसलिए कहा जाता है, देखो आप आज आपकी मदर ने आपको ब्रेकफास्ट दिया, क्या वो कल आपको ब्रेकफास्ट नहीं देंगी? ब्रेकफास्ट के बाद लंच मिलता है, डिनर मिलता है, फिर अगले दिन आपको फिर से ब्रेकफास्ट मिलता है, तो ये एक कंटिन्यूटी में जाता है। अब ऐसा नहीं है एक दिन खाना बन गया 3 दिन तक खाना नहीं बनेगा, या आप एक दिन स्कूल चले गए आप 6-7 महीने बाद जाओगे, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी बैंक्वेट हॉल में शादी है, वहां पर एक दिन 100 लोगों का प्रोग्राम है तो उस दिन 100 लोगों के हिसाब से मैनेज होगा, जिस दिन 200 का प्रोग्राम होगा उस दिन 200 के हिसाब से मैनेज होगा। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूटी, इट इज इन दी कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी, अकेला आदमी जो है काम नहीं करेगा, सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। कोई एचआर में है, कोई सेल्स में है, लेकिन गोल जो होता है मैक्सिमम एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है। अब देखो मैनेजमेंट है तो सब जगह, बट ऐसा नहीं है एक ही तरह का मैनेजमेंट सब जगह हो रहा है। अगर किसी दिन किसी बैंक्वेट हॉल में 500 लोगों की गैदरिंग है तो वहां पर मैनेजमेंट 500 के अकॉर्डिंग होगा, अगर 100 है तो 100 के अकॉर्डिंग होगा। तो मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, इट इज अप टू द गोल, जिस तरह का गोल उस तरह का हमने मैनेजमेंट कर लिया। लास्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है कि मैनेजमेंट होता तो है बट दिखता किसी को नहीं, इट कैन बी फेल्ट, ये केवल और केवल महसूस किया जा सकता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, इट कैन बी फेल्ट। ठीक है जी, इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई जल्दी इसलिए करना है क्योंकि ये वन शॉट है, ज्यादा देर से करेंगे तो आप फिर जो है भाग जाओगे, कहोगे नहीं यार बहुत लंबी वीडियो हो रही है। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़े हैं। किसी भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसी को ही हम कह देते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है मनी से। इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है सर्वाइवल, फिर होती है हमारी प्रॉफिट, और फिर होती है हमारी ग्रोथ। अब ये कोई भी आप दुकान खोलें, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, कंपनी बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, सबसे पहले आता है उसके अंदर सर्वाइवल वाला पार्ट। सर्वाइवल का मतलब होता है आप कहते हैं कि कम से कम हमारा रेवेन्यू इतना हो जाए कि हमारी कॉस्ट को कवर कर ले। फिर जब कुछ दिन चल जाते हैं फिर आप कहते हैं यार अब मैं सिर्फ खाली कॉस्ट कवर करने थोड़ी बैठा हूं, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए। तो फिर आते हैं प्रॉफिट स्टेज पे। प्रॉफिट स्टेज कौन सी होती है? प्रॉफिट स्टेज वो होती है जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है और आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू हो गया 50,000, कॉस्ट अभी आपकी 30,000 ही है, तो ये अब आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब ये चीज एक लंबे समय तक चलती है फिर आते हैं हम ग्रोथ स्टेज पे। ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपेंशन। आपने देखा होगा कोई लोग अपनी छोटी दुकान को बड़ा कर लेते हैं, कोई लोग उसकी कई सारी ब्रांचेस कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ग्रोथ स्टेज।
फिर जब अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, पैसे वैसे आने लगते हैं, फिर थोड़ा जरा सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अंदर क्या आता है? सोसाइटी का वेलफेयर। सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं कि भाई थोड़ा जो है, जो हम सोसाइटी से चीजें ले रहे हैं, हम उसको भी थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा देना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट हमारा खराब ना हो, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। लास्ट होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो लोग आपके यहां पर काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए कि भाई उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा रखा जाए, उनका ऑफिस स्पेस अच्छा हो, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब बढ़िया हो उनके लिए, उनकी एक जॉब सिक्योरिटी हो, एक पेंशन योजना हो, अच्छी सैलरी हो, तो उनका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 ऑब्जेक्टिव। ये इसी मैनर में चलेंगे, इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल में रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, प्रॉफिट में रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, ग्रोथ मींस एक्सपेंशन। ठीक है जी। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा देते हो फिर इंपॉर्टेंस की बात करने लगते हो। देखो एक बात याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज के फीचर क्या क्या है। आपने कोई कार ली, आप उसके फीचर बता रहे हो कि भाई इसके अंदर इतना बूट स्पेस है, इतना लेग स्पेस है, इसका माइलेज इतना है, इसकी टॉप स्पीड इतनी है, ये सब आप उसके फीचर्स बता रहे हो। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस में आप ये बताते हो कि भाई ये चीज जरूरी क्यों है। अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए कार जरूरी क्यों है, तो आप कहते हो कि भाई मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, धूप से बारिश से बचने के लिए, पूरी फैमिली को एक साथ ले जाने के लिए, तो ये इस वजह से मेरी जो कार है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का भी ऐसा ही होता है कि भाई मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अगर मैनेजमेंट होगा तो आपके गोल्स अचीव होंगे आसानी से, अगर मैनेजमेंट होगा तो आपके कम से कम रिसोर्सेज में काम हो जाएगा, अगर आपका मैनेजमेंट होगा कम से कम समय में भी काम हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है एक डायनामिक यानी कि एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि मैनेजमेंट का फीचर ही है इट्स अ इट्स अ डायनामिक डायनामिक मैनेजमेंट जो होता है डायनामिक, अकॉर्डिंग टू द गोल आप चेंज कर सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या, आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर सकते हैं। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो अगर मैनेजमेंट होगा तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे हो जाएंगे। वीडियो एकदम बढ़िया है, आप सबके साथ शेयर करते रहिएगा। ये जो हमारा इनिशिएटिव है कक्षा 360, इसी के अंदर अब बहुत सारी वीडियोस आएंगी, सारे सब्जेक्ट्स की आएंगी, डिफरेंट जो जो आपको परेशानी थी उन सारी वीडियो, इन सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा बहुत जल्दी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे, अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है हमारा वो आर्ट है, बहुत कहते हैं साइंस है, और कुछ बहुत ज्यादा होशियार होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये प्रोफेशन है, ये बिल्कुल प्रोफेशन है। तो देखो मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने तीनों चीजें लिखी हुई हैं, बट जो मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो आर्ट के फीचर्स से बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैनेजमेंट साइंस नहीं है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है, बट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब मैं थोड़ा ना एक्सप्लेन करता हूं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों नहीं है। देखो साइंस जो होता है बेसिकली, जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो लैब्स में बनते हैं, लैब्स के अंदर बनते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बनते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। इट इज बेस्ड अपॉन द ह्यूमन बींग्स, तो ये बिहेवियरल होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सारी अलग हो जाती है। तो ये 100% फीचर्स जो है साइंस के वो मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। जैसे कह सकते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, साइंस के लिए हम कहते हैं कि भाई जहां पर सेब गिर रहा है तो दुनिया में हर जगह ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो यहाँ पर जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो 100% एप्लीकेबल नहीं होते, 100% एप्लीकेबल नहीं होते हर जगह पे। तो हम कह देते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस नहीं है, रेदर इट इज अ सॉफ्ट साइंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साइंस। या बहुत सारे कह देते हैं कि ये जो हमारे मैनेजमेंट है वो सोशल साइंस है, वो प्योर साइंस नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट साइंस और इट्स अ सोशल साइंस। लेकिन जब आर्ट की बात आती है तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड है हमारी क्रिएटिविटी पे।
ये हमारी प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जैसे आपने देखा होगा एक आर्टिस्ट जो है वो स्केचिंग करता है, एक आर्टिस्ट जो है वो ऑयल पेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी अपनी आर्ट फॉर्म को करते हैं। ऐसे ही मैनेजर भी होता है, कोई डेमोक्रेटिक होता है, कोई ऑटोक्रेटिक होता है, कोई बिल्कुल सबकी बात देख दाख के कहता है अपने आप डिसाइड कर लो। तो लेसेस फेयर वाले भी होते हैं, फ्री रेन मैनेजमेंट भी होता है कहीं ना कहीं। तो मैनेजमेंट और आर्ट जो है वो एक तरह से ही है, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट 100% कह सकते हैं। फिर जब प्रोफेशन की बारी आती है, प्रोफेशन में आप देखेंगे, अगर सोचो मैं चाहूं कि अभी मैं कल को डॉक्टर बन जाऊं, तो क्या मैं बन सकता हूं? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टू बिकम अ डॉक्टर आई हैव टू टेक अ डिग्री, 5 साल मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। तो यहां पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यू हैव टू टेक दी डिग्रीज फॉर टू बिकम अ लॉयर, टू बिकम एन इंजीनियर, टू बिकम ए डॉक्टर। तो आपको यहाँ पर अपनी डिग्रीज चाहिए। यहाँ पर क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर, इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर, एनीवन कैन बी अ मैनेजर। इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट देन यू कैन बी अ मैनेजर, इफ यू आर अनएजुकेटेड देन यू कैन बी अ मैनेजर। आप अपनी दुकान खोलिए, दुकान को मैनेज कीजिए, यू आर अ मैनेजर। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो बंदा भी प्रोफेशनल होता है वो अपनी एसोसिएशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। फॉर एग्जांपल, जितने हमारे वकील होते हैं वो सब अपनी बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं पढ़ाई करने के बाद। डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी आईएमए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं पढ़ाई करने के बाद, कि सर हमने कर लिया है, अब आप हमें प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दीजिए। तो ये होता है वहां पर। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर देन अ मैनेजर, देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द एसोसिएशन। होती है एसोसिएशन बट मैंडेटरी वहां पर कुछ नहीं है। और फिर वही आपको क्या बताते हैं, वही आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं, उन्हीं के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपको चलना होता है। बट इन द मैनेजमेंट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और यहां पर जो प्रोफेशन होते हैं मैक्सिमम सर्विस मोटिव होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का पहला मोटिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कहता है पैसा कमाओ। सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहले खुद की पेटी बांधेंगे, फिर जो है दूसरों को संभालेंगे। ठीक है जी। तो पहले अपने आप को मजबूत करेंगे, फिर सोसाइटी को और दूसरों को करेंगे। तो ये फर्क है। तो लेकिन ऐसा कहते हैं सून, कुछ 10-20 सालों में मैनेजमेंट जो है हमारा वो भी कोई प्रोफेशन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बन जाए तो मजा आएगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजर बनने के लिए कोई आपको डिग्री लेना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है मैनेजमेंट। कोई भी बंदा ये ना समझे कि मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के लेवल्स की। जो मैनेजर होते हैं हमारे, वो कितने लेवल्स पे काम करते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला होता है हमारा टॉप लेवल, बीच में आता है हमारा मिडिल लेवल, और तीसरा होता है हमारा लोअर लेवल। अब मैं बहुत एम्फेसिस करता हूं लोअर लेवल पे, या फिर इसी को बोला जाता है ऑपरेशनल, या फिर इसी को बोला जाता है सुपरवाइजरी। इसको सुपरवाइजरी भी बोला जाता है। अब याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि जो हमारा लोअर लेवल है, जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल है, जो हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, इसमें समझते हैं कि वो वर्कर्स आते हैं। भैया वर्कर्स यहां पर नहीं आते। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। तो टॉप लेवल में कौन से मैनेजर्स आते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं जैसे सीईओ, सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं टॉप लेवल में। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, सारे डिसीजंस ये लेते हैं। दे आर दी थिंक टैंक्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल कौन होते हैं? मिडिल लेवल में याद रखिएगा जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वो सब आते हैं। टॉप लेवल वाले सारे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है इनको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इनको ऑर्डर्स दे देते हैं कि भाई जाइए और ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने डिसीजन लिया है उस डिसीजन पे काम करवाइए। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जो इनके डिसीजन है ये लोअर लेवल वालों को बताते हैं, और लोअर लेवल वाले फिर जाकर के वर्कर से काम कराते हैं।
तो मिडिल लेवल का काम क्या होता है? टॉप लेवल की बात को लोअर लेवल तक पहुंचाना। लोअर लेवल का काम होता है वर्कर्स के थ्रू काम को करवाना। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे ठेकेदार होते हैं वो काम खुद नहीं करते, काम को करवाते हैं। एक्चुअल में जो वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो लोअर लेवल ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो करते हैं। मिडिल लेवल जो होते हैं इट्स अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर। इसी के अंदर प्लांट सुपरिटेंडेंट वगैरह भी इसी में आ जाते हैं हमारे। ठीक है जी। फिर ये जो है अपने लोअर लेवल को बता देते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, एक एक सुपरवाइजर के अंडर फिर 20-20 30-30 वर्कर्स आते हैं और वो अपने हिसाब से उनसे काम करवाते हैं। तो इस तरह से होते हैं 3 लेवल मैनेजमेंट। मैं फिर कह रहा हूं वर्कर्स इसमें से कहीं पर भी नहीं आते, ये हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। इसी के साथ आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आगे जाकर के आपके लिए एक एक चैप्टर बन जाएगा, ये 5 चैप्टर्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर हम आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको छोटी छोटी चीज पढ़ाएंगे जिससे आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने एक शॉर्ट भी डाला हुआ था, इसको याद करने का तरीका है POSDC। क्या है? POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या काम करते हैं? प्लानिंग में हम सोचते हैं, एडवांस में सोच लेते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। तो प्लानिंग क्या करता है? हम कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं उसको कहते हैं प्लानिंग। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, where it is to be done, with whom it is to be done. This is called planning, thinking in advance, thinking in advance. फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को लोगों में बांटना। अब भाई एक काम जो है, एक बड़ा काम है, आपके घर में शादी होनी है तो एक ही बंदा सारे काम थोड़ी कर लेगा। फूल वाला फूल लगाएगा, खाने वाला खाना बनाएगा, तो अब हर काम को बांट दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी तो सिर्फ लोगों में काम बांटा जा रहा है। फिर देखेंगे भाई कितने लोग कम हैं। अगर लोग कम हैं तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? और लोगों को बुला लेते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इसका मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, एक सही इंसान को सही जगह पर रखना, सही जॉब के लिए रखना। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब आपके पास लोग भी आ गए, आपको पता है क्या काम करना है, अब काम को शुरू करा दो। जो डायरेक्टिंग वाला पार्ट है, ये ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पे वर्क स्टार्ट होता है। दिस इज द फंक्शन विच इनिशिएट्स एक्शन। यहां पर हमारा काम एक्चुअल में स्टार्ट होता है, लास्ट होता है कंट्रोलिंग। एज द नेम सजेस्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। जब काम शुरू हो गया, अगर बहुत हल्के हो रहा है तो हम रफ्तार बढ़ा देंगे, बहुत तेज हो रहा है तो इसका मतलब हमने टारगेट्स गलत सेट करे हैं, तो उन टारगेट्स को हमें चेंज करना होगा। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि हमारा काम जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। तो दीज आर दी 5 फंक्शंस। इसमें से क्वेश्चन स्टडी जो बनेगी इनके अपने चैप्टर्स हैं, उसमें से बन जाएगी, वो एक एक चैप्टर है पूरा। ठीक है जी। इसी के साथ इस चैप्टर का, इस वन शॉट का लास्ट टॉपिक जो है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। 5 फंक्शंस के अलावा कोऑर्डिनेशन को एक अलग से फंक्शन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन सब जगह होता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप सभी लोगों ने माला देखी होगी, माला क्या करती है? माला जो होती है वो उसके अंदर बहुत सारे बीड्स होते हैं और बीड्स जो है कनेक्टेड होते हैं एक धागे से। तो ये जो धागा होता है इन सारे बीड्स को कनेक्टेड रखता है। सेम इन द सेंस कोऑर्डिनेशन भी हमारे सारे फंक्शंस को, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को आपस में कनेक्टेड रखता है। अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो आपका कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी ही जरूरी है। मैं आपसे बोलूं आप मुझे 5 बजे मिलिए और आप आ रहे हैं 6 बजे, मैं आ रहा हूं 3 बजे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट का फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है
coordination is that thread which bind all the forces of management. तो जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो एक ऐसा धागा है जो सारे फंक्शंस को यानी POSDC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को बाइंड करके रखता है। ठीक है जी। अब आते हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। सिंपल सी बात है, सारी चीजों को बांध के रखता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सबको मिला जुला करके रखता है। कोऑर्डिनेशन फुलफिल करता है कि हमारा गोल जो है वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार कोऑर्डिनेशन हो गया, आपको अगर नाश्ता सुबह मिलता है 8 बजे तो रोज 8 ही बजे मिले, ऐसा ना हो नाश्ता मिल रहा है आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कोऑर्डिनेशन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह कोऑर्डिनेशन होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऐसा नहीं है केवल टॉप लेवल की जिम्मेदारी है या मिडिल की जिम्मेदारी है उसको, क्योंकि दोनों टॉप और लोअर को आपस में लिंक कराना है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी आपस में जिम्मेदारी है कि सारे मैनेजर्स की, सारे लेवल के मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन को वो फॉलो करें। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट हुआ पूरा। जैसे कि आप पहले भी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इस बार भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपके लिए एक बहुत अच्छी छोटी सी खुशखबरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, क्योंकि वहां पर उस टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत सारे नोट्स वगैरह जो है वो आपको देने वाले हैं, पीडीएफ्स आपको देने वाले हैं। तो जाइए और जल्दी से जाकर के उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए कक्षा 360 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।